हेलो स्टूडेंट्स, आपका ट्रिपल एसपी में स्वागत है। हमने अभी तक पढ़ा है शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध के दायरे क्या हैं, दो ध्रुवीय विश्व और अमेरिका का वर्चस्व। अब हम सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, यह अध्याय 4 है 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए राजनीतिक विज्ञान का। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है कि अमेरिका के वर्चस्व के समय सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कौन कौन से थे। 1990 के दशक के शुरू में विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे, अमेरिका के प्रभुत्व को रोकेंगे। यूरोप के यूरोपीय संघ और एशिया में दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान का उदय दमदार शक्ति के रूप में हुआ। यूरोपीय संघ और आसियान दोनों ने ही अपने अपने इलाके में चलने वाले ऐतिहासिक दुश्मनी और कमजोरियों के क्षेत्रीय स्तर पर समाधान ढूंढा और साथ ही उन्होंने अपने इलाकों में अधिक शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित करने तथा इस क्षेत्र के देशों की अर्थव्यवस्थाओं का समूह बनाने की दिशा में काम किया। चीन के आर्थिक उभार ने भी विश्व राजनीति पर नाटकीय प्रभाव डाला। इस अध्याय में हम सत्ता के उभरते हुए कुछ वैकल्पिक केंद्रों पर एक नज़र डालेंगे और यह जांचने की कोशिश करेंगे भविष्य में इनकी क्या भूमिका होगी। अब यूरोपीय संघ, सबसे पहले हम यूरोपीय संघ के बारे में बात करेंगे। जब दूसरा विश्व समाप्त हुआ तब यूरोप में अनेक नेताओं यूरोप के सवालों को लेकर परेशान रहे। क्या यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सकारात्मक योगदान करने वाले सिद्धांतों और संस्थाओं के आधार पर उसे अपने संबंधों को नए सिरे से बनाना चाहिए। दूसरे विश्व युद्ध ने उन अनेक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया और जिसके आधार पर यूरोपीय देशों के आपसी संबंध बने थे। 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बर्बादी तो झेली ही, उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते हुए भी देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा हुआ था। 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से भी मदद मिली। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद की, बहुत ज़्यादा मदद की। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोगी संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिम यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई। यह एक ऐसा मंच बन गया जिससे पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे से की मदद शुरू की। 1949 में गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अगला कदम साबित हुई। यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ी और इसके परिणामस्वरूप 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। कब गठन हुआ इसका? 1957 में। यूरोपियन पार्लियामेंट के गठन के बाद इस प्रक्रिया ने राजनीतिक रूप प्राप्त कर लिया। सोवियत संघ के पतन के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई और 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति यूरोपीय संघ की स्थापना से हुई। इससे यूरोपीय संघ की स्थापना, कब स्थापना हुई यूरोपीय संघ की? 1992 में। और यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों और न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और एक समान मुद्रा के चलन के लिए रास्ता तैयार हो गया। एक लंबे समय तक में बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था में बदलकर ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक रूप लेता चला गया। अब यूरोपीय संघ समय काफ़ी हद तक एक बड़ी
विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम करने लगा है। हालांकि यूरोपीय संघ का एक संविधान बनाने की कोशिश तो असफल हो गई। इसका अपना झंडा और गान, राष्ट्र स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा है। अन्य देशों से संबंध के मामले में इसने काफ़ी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति बना ली है। नए सदस्य को शामिल करते हुए यूरोपीय संघ के सहयोग के दायरे में विस्तार की कोशिश की। नए सदस्य मुख्यतः पूर्ववत सोवियत खेमे के हैं। ये प्रक्रिया आसान नहीं रही। अनेक देश के लोगों ने इस बात को लेकर कुछ खास उत्साह नहीं थे दिखाया और जो कि ताकत उनके देश को सरकार को हासिल थी वह अब यूरोपीय संघ को दे दी जाए। यूरोपीय संघ में कुछ देशों को शामिल करने पर सवाल की पर असहमति है। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और सैनिक प्रभाव बहुत ज़बरदस्त है। 2016 में यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताकत बनी और अर्थव्यवस्था बनी और इसका सकल घरेलू उत्पाद 17,000 अरब डॉलर से ज़्यादा था, जो कि अमेरिका के ही लगभग है। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिका डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। विश्व व्यापार में इसकी जिम्मेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है और इसी के चलते यह अमेरिका और चीन से व्यापारिक विवादों में पूरी धौंस के साथ बात करता है। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव इसके नज़दीकी देशों पर ही नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका के दूर दराज के मुल्कों पर भी है। यह विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। यूरोपीय संघ के कई और देश सुरक्षा परिषद को हाल के दिनों में प्रभावित करना इसका एक उदाहरण है। चीन के मानवाधिकारों का उल्लंघन, देश और सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में शामिल है। इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत अन्य मुल्कों की नीतियों को प्रभावित करता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रमों से संबंधित उस अमेरिकी नीतियों का हाल ही में के दिनों में प्रभावित करना इसका मुख्य उदाहरण है। चीन के साथ मानवाधिकारों का उल्लंघन, पर्यावरण विनाश के मामलों में अमेरिकी धमकी और सैनिक शक्ति का उपयोग करने की जगह कूटनीति और आर्थिक निवेश और बातचीत के इसकी नीति ज़्यादा प्रभावी साबित हुई है। सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ की पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। यूरोपीय संघ के 2 देशों ब्रिटेन और फ्रांस के पास परमाणु हथियार हैं और अनुमान है कि इस जखीरे में करीब 450 परमाणु हथियार हैं और इनकी अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ का दुनिया पर दूसरा स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है, लेकिन अनेक मामलों में इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। और यही कारण है कि इराक पर अमेरिकी हमले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तो उसके साथ थे, लेकिन जर्मन और फ्रांस के हमले के खिलाफ थे। यूरोपीय संघ के कई नए सदस्य देश भी अमेरिकी गठबंधन में थे। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो को लागू करने के कार्यक्रम को लेकर काफ़ी नाराज़गी है। यही कारण है कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। डेनमार्क और स्वीडन ने मजिस्ट्रेट संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो के मानने का प्रतिरोध किया। इससे विदेशी और रक्षा मामलों के काम करने के यूरोपीय संघ की क्षमता सीमित होती है। अब आते हैं हम दूसरे संगठन, दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान।
दुनिया के नक्शे पर एक नज़र डालें, उससे ख्याल में कौन से देश एशिया के दक्षिणी क्षेत्र में आने चाहिए। दूसरे विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान एशिया का यह हिस्सा बार बार यूरोप और जापानी उपनिवेश का शिकार हुआ और भारी राजनीतिक और आर्थिक कीमत चुकाई। युद्ध समाप्ति के होने के पर इसे राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसे शीत युद्ध के दौर में किसी एक महाशक्ति के साथ जाने के दबाव को झेलना पड़ा। टकराव और भागम भाग की ऐसी स्थिति को दक्षिण पूर्वी एशिया संभालने की स्थिति में नहीं था। बार्डुंग सम्मेलन और गुट निरपेक्ष आंदोलन वगैरह के माध्यम से एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम करने के प्रयास अनौपचारिक स्तर पर सहयोग और मनोबल कराने के मामले में कारगर नहीं हो रहे थे। इसी के चलते दक्षिण पूर्वी एशिया देशों के दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन आसियान बनाकर एक वैकल्पिक पहल की और 1967 में इस क्षेत्र की 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। कब की? 1967 कहाँ पर? बैंकॉक। आसियान की स्थापना की। ये देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। कौन कौन से देश? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। आसियान का उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक सांस्कृतिक विकास हासिल करना था। कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य था। बाद के वर्षों में ब्रुनई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया भी आसियान में शामिल हो गए और इसकी सदस्य संख्या 10 हो गई। यूरोपीय संघ की तरह इसने खुद को अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने या उसकी तरह अन्य व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य नहीं रखा। अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफ़ी यश कमाया और इसको आसियान शैली, आसियान वे भी कहा जाने लगा। आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। दुनिया के सबसे तेज़ रफ्तार की आर्थिक तरक्की करने वाले सदस्य देशों के समूह आसियान ने अब अपने उद्देश्यों को आर्थिक और सामाजिक दायरे से ज़्यादा व्यापक बनाया। 2003 के आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय नाम से 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए और जो कुछ हद तक यूरोपीय संघ के मिलता जुलता था। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों के सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। 2003 के आसियान सदस्य देशों ने कई समझौते किए जिसके द्वारा हर सदस्य देश ने शांति, निष्पक्षता, सहयोग, हस्तक्षेप के बढ़ावा देने और राष्ट्र के आपसी अंतर और संप्रभुता के अधिकारों को सम्मान करने पर अपनी वचनबद्धता जाहिर की। आसियान देशों के सुरक्षा और विदेश नीतियों के तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच ARF, आसियान क्षेत्रीय मंच ARF की स्थापना की गई। कब की गई? 1994 में। बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन था और वह ऐसा ही बना रहा। आसियान क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान की तुलना में काफ़ी छोटी थी। इसका विकास इन सबसे अधिक तेज़ी से हो रहा था और इसके चलते इस क्षेत्र के और इससे बाहर इसके प्रभावित में आने वाले में तेज़ी से वृद्धि हो रही थी। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों को साझा बाजार और उत्पादन आधारित तैयार करना था और इसके इलाके में सामाजिक और आर्थिक समान विकास में मदद देना भी इसका उद्देश्य है। यह संगठन इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक विकास को निपटाने के लिए भी
बनी मौजूदा व्यवस्था को सुधारना चाहेगा। आसियान के निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र FTA बनाने पर भी ध्यान दिया। इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ बातचीत करने की पहल अमेरिका और चीन ने भी की है। आसियान तेज़ी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है और इसके विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी विकास भूमिका को प्रमुखता दी गई है। आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत का बढ़ावा देने की नीति से भी यह बात निकली है। इसी तरकीब से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया, पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला है और पूर्वी एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 में नियमित रूप से बैठक आयोजित की है। और आसियान का मौजूदा आर्थिक शक्ति के तौर पर भारत और चीन जैसे तेज़ी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में उसकी प्रासंगिकता ने इसे और भी आकर्षक बना दिया है। शुरुआती वर्षों में भारतीय विदेश नीति ने आसियान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाल ही के वर्षों में भारत ने अपनी नीति सुधारने की कोशिश की। भारत ने 2 आसियान सदस्यों मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया और 2010 के आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू की। आसियान की असली ताकत उसके सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के साथ निरंतर संवाद और परामर्श की नीति में है। यह एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों के राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। अब हम आते हैं तीसरी बड़ी ताकत। पहले हमने यूरोपीय संघ के बारे में बात की, दूसरी हमने आसियान के बारे में बात की। अब चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान के बारे में हम आपको समझेंगे। चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है, चीनी अर्थव्यवस्था आज के समय में तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। हम अपने बिल्कुल नज़दीक के पड़ोसी और शक्ति के तीसरे बड़े केंद्र चीन की ओर ध्यान देंगे। आर्थिक शक्ति के रूप में चीन का उदय को पूरे विश्व में जिस तरह देखा जा रहा है, उससे अगले पन्ने पर अंकित कार्टून एकदम ठीक बता रहा है कि 1978 के बाद में जारी चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में इसने उभरने के साथ जोड़कर देखा जाता है। आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद से चीन सबसे ज़्यादा तेज़ी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है और माना जाता है कि इसकी रफ्तार से चलते हुए 2040 तक वह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत या शक्ति बनेगा। अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा और आर्थिक स्तर पर वह अपने पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव चलते हुए चीन पूर्व एशिया के विकास का इंजन जैसा बना हुआ है और इसी कारण क्षेत्रीय मामलों में उसका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया है। इसकी विशाल आबादी, बड़ा भूभाग, संसाधन, क्षेत्रीय अवस्थिति और राजनीतिक प्रभाव इस तेज आर्थिक वृद्धि के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। 1949 में माओ नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना के समय वहाँ की आर्थिक सोवियत मॉडल पर आधारित थी और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए साम्यवादी देश ने पूंजीवादी दुनिया में अपने रिश्ते तोड़ दिए। ऐसे में उसके पास अपने ही संसाधनों से गुजारा करने के अलावा और कोई चारा न था। थोड़े समय तक इसे सोवियत मदद और सलाह भी मिली और इसने विकास का जो मॉडल अपनाया उसमें खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर था। और चूँकि इसके पास विदेशी बाज़ारों में तकनीकी और सामानों की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा की कमी थी, इसलिए चीन की आयातित सामानों पर धीरे धीरे घरेलू स्तर पर तैयार करना शुरू कर दिया।
इस मॉडल में चीन ने अभूतपूर्व स्तर पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ा करने के आधार बनाने के लिए सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया। सभी नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के दायरे में लाया गया और अपने नागरिकों को शिक्षित करने और उन्हें स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चीन ने सबसे विकसित देशों से भी आगे निकल गया और अर्थव्यवस्था का विकास भी 5 से 6% की दर से हुआ। लेकिन जनसंख्या में 2-3% तक की वार्षिक वृद्धि इस विकास पर दर पर पानी फेर रही थी और बढ़ती आबादी का विकास के लाभ से वंचित रह जाती थी। खेती के दायरे में खेती की पैदावार उद्योगों की पूरी जरूरत लायक अधिशेष नहीं दे पाती थी। अध्याय 2 में हम सोवियत संघ की राज्य नियंत्रित आर्थिक प्रणाली के संकट पर चर्चा कर चुके हैं। ऐसे ही संकट की सामना चीन को भी करना पड़ा। इसका औद्योगिक उत्पादन पर्याप्त तेज़ी से नहीं बढ़ रहा था, विदेशी व्यापार न के बराबर था और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी। चीनी नेतृत्व ने 1970 के दशक में कुछ बड़े नीतिगत निर्णय लिए और चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को ख़त्म किया। 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाय ने कृषि, उद्योग और सेना विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। 1978 के तत्कालीन नेता दंग शाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। अब ये नीति यह हो गई कि विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी निवेश से उच्चतर उत्पादकता प्राप्त किया जाए और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए चीन ने अपना तरीका अपनाया। चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने की बजाय अपने अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। 1982 में खेती के निजीकरण किया गया और उसके बाद 1998 में उद्योगों का और व्यापारिक संबंध अवरोधों को सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए ही हटाया गया। यहाँ विदेशी निवेशकों द्वारा अपने उद्यम लगा सकते थे और नई आर्थिक नीति के कारण चीन की अर्थव्यवस्था को अपनी जड़ता से उभरने में मदद मिली। कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पादों और ग्रामीण आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत का परिमाण बढ़ा और इसके ग्रामीण उद्योगों की तादाद भी तेज़ी से बढ़ी। उद्योगों और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था का वृद्धि तेज रही और व्यापार के नए कानून और विशेष आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण से विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। चीन पर पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश उभरा और चीन के पास विदेशी मुद्रा का अब विशाल भंडार है। इसके दम पर चीन दूसरे देशों में निवेश कर रहा है और 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने के दिशा में चीन ने एक कदम और बढ़ाया। अब चीन की योजना विश्व आर्थिकी से अपने जुड़ाव की ओर को और गहरा करने और भविष्य की विश्व व्यवस्था को एक मनचाहा रूप देने का है। चीन की आर्थिकी में तो नाटकीय सुधार हुआ, लेकिन वहाँ हर किसी को सुधार का लाभ नहीं मिला। चीन में बेरोजगारी बढ़ी है, 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में हैं। वहाँ महिलाओं के रोजगार और काम करने के लिए हालत उससे उतने ही खराब हैं जितने यूरोप में 18वीं और 19वीं शताब्दी में। इसके अलावा पर्यावरण को नुकसान और भ्रष्टाचार जैसे अनेक परिणाम भी देखने को सामने आए हैं। गांव और शहर के तथा तटीय और मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आर्थिक फासला बढ़ा है। हालांकि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चीन एक ऐसी जबरदस्त आर्थिक शक्ति उभरा है, उसका लोहा मानने लगे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था की बाहरी दुनिया से जुड़ाव और पारस्परिक निर्भरता ने अब यह स्थिति बना दी है कि अपने व्यावसायिक साझेदार पर चीन का जबरदस्त प्रभाव बन चुका है। यही कारण है कि जापान, अमेरिका, आसियान और रूस जैसे सभी
सभी व्यापार के आगे चीन के बाकी विवादों को भुला चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही चीन और ताइवान के बीच मतभेद खत्म हो जाएंगे और ताइवान इसकी अर्थव्यवस्था के साथ ज़्यादा घनिष्ठ संबंध से जुड़ जाएगा। अब आते हैं हम चीन के साथ भारत के संबंध कैसे हैं। पश्चिमी समाजवाद के उद्देश्य से पहले भारत और चीन एशिया में महाशक्ति थे। चीन का अपने आसपास के इलाकों में काफ़ी प्रभाव है और आसपास के छोटे देश इसके प्रभुत्व को मानकर कुछ नजराना देकर चैन से रहा करते थे। चीनी राजवंशों के लंबे शासन में मंगोलिया, कोरिया, हिंद, चीन के कुछ इलाके और तिब्बती इसकी अधीनता मानते रहे हैं। भारत के भी अनेक राजवंशों साम्राज्यों का प्रभाव अपने और उनके अपने राज्य से बाहर भी रहा था। भारत हो या चीन, इसका प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, यह आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक भी था। चीन और भारत अपने प्रभाव क्षेत्रों के मामले में कभी नहीं टकराए। इसी कारण दोनों देशों के बीच राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रत्यक्ष संबंध सीमित ही हैं और परिणाम यह होगा दोनों देशों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं जान सकते और जब 20वीं सदी के में दोनों देशों एक दूसरे से टकराए तो दोनों को ही एक दूसरे के प्रति विदेश नीति विकसित करने में मुश्किलें आईं। अंग्रेज राज में भारत के आज़ाद होने से और चीन द्वारा विदेशी शक्तियों का निकाल बाहर करने के बाद यह उम्मीद जागी थी कि ये दोनों मुल्क साथ आकर विकासशील दुनिया और ख़ासकर एशिया के भविष्य का तय करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कुछ समय के लिए हिंद चीन भाई भाई का नारा भी था। सीमा विवाद पर चले सैन्य संघर्ष ने दोनों को उम्मीद को समाप्त कर दिया और आज़ादी के तत्काल बाद 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने और भारत चीन सीमा पर बस्तियां बसाने के फैसले से दोनों देशों के बीच संबंध में एकदम गड़बड़ी हो गई और भारत और चीन दोनों देश अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धा दावे के चलते 1962 में लड़ पड़े। 1962 के युद्ध के बाद भारत सैनिक पराजय झेलनी पड़ी और भारत चीन संबंधों पर इसका बहुत लंबा असर पड़ा और 1976 में तक दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध समाप्त हो रहे और इसके बाद धीरे धीरे दोनों के संबंध शुरू हुए और 1970 के दशक के उत्तरार्ध में चीन का राजनीतिक नेतृत्व बदला और चीन की नीति में भी अब वैचारिक मुद्दों पर की जगह व्यवहारिक मुद्दे होते चले गए और इसलिए चीन भारत के साथ संबंध सुधरने के लिए विवादास्पद मामले को छोड़ने को तैयार हो गया और 1981 में सीमा विवादों को दूर करने के लिए वार्ताएं भी शुरू हुई। चीन शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत चीन संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आया। अब इनके संबंधों में राजनीतिक ही नहीं आर्थिक पहलू भी था। दोनों ही खुद को विश्व राजनीति में उभरती शक्ति मानते हैं और दोनों ही एशिया के अर्थव्यवस्था और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। दिसंबर 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा करने से भारत और चीन के संबंधों में सुधार के प्रयासों पर बढ़ावा मिला। इसके बाद दोनों देशों में टकराव टालने और सीमा पर शांति और यथास्थिति बनाए रखने के उपायों पर शुरुआत हुई। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्रों में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1999 में भारत और चीन के बीच व्यापार 30% तक सालाना दर से बढ़ा और चीन के साथ संबंधों में गर्मजोशी आई और चीन और भारत के बीच 1992 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ जो 1917 से बढ़कर 84 करोड़ डॉलर का हो गया और हाल ही में दोनों देश इस मामले पर वे सहयोग करने पर राजी हुए कि दोनों देशों के विचार के बीच विभेद पैदा हो सकते थे, जैसे विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने का मसला और वैश्विक धरातल पर भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के संबंध में एक जैसी नीति अपनाई। 1998 में भारत के परमाणु हथियार परीक्षण के कुछ
लोगों ने चीन में खतरे को मद्देनज़र उचित ठहराया, और लेकिन इससे भी दोनों देशों के बीच संपर्क कम नहीं हुआ। यह सच है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में भी चीन को मददगार माना जाता है। बांग्लादेश और म्यांमार से चीन के सैनिक संबंध को भी दक्षिण एशिया में भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है, पर इसमें कोई भी मुद्दा दोनों मुल्कों के टकराव करवाने लायक नहीं माना जाता। इस बात का प्रमाण है कि इन चीज़ों के बने रहने के बावजूद सीमा विवाद सुलझने की बातचीत और सैन्य स्तर पर सहयोग के कार्यक्रम जारी है। चीन और भारत के नेता तथा अधिकारी अब अक्सर नई दिल्ली और बीजिंग का दौरा करते हैं। इससे दोनों देशों के बीच एक दूसरे से ज़्यादा करीब समझने का मौका मिलता है। परिवहन और संचार मार्गों की बढ़ोतरी, समान आर्थिक हित और एक जैसे वैश्विक सरोकारों के कारण भारत और चीन के संबंध को ज़्यादा सकारात्मक और मजबूत बनाने में मदद मिली है। ठीक है बच्चों, अब मैं इस पाठ से कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे। कृपया करके उनके आंसर लिखें और सबमिट करें। क्षेत्रीय संगठनों के बनाने की क्या आवश्यकता है? नंबर 2, भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आसियान की स्थापना कब हुई और आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या हैं? आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों और उनके उद्देश्यों के बारे में बताएं। आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरह अलग है? किस तरह यूरोपीय देशों ने युद्ध के बाद अपनी परेशानियां सुलझाई और उन कदमों की चर्चा करें जिनसे होते हुए यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। यूरोपीय संघ को क्या चीज़ें एक प्रभावी संगठन बनने से रोकती हैं और क्या चीज़ें उन्हें एक प्रभावी संगठन बनाती हैं? और चीन और भारत के उभरती अर्थव्यवस्था में मौजूद एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती दे सकने में सक्षम है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने कथन की पुष्टि करें। मुल्कों की शांति और समृद्धि क्षेत्रीय आर्थिक संगठन को बनाने और मजबूत करने पर टिकती है। पुष्टि करें। यूरोपीय संघ के बारे में विस्तार पूर्वक लिखें। उभरती हुई चीनी अर्थव्यवस्था के बारे में विस्तार पूर्वक लिखें। आसियान संगठन के बारे में विस्तार पूर्वक लिखें। धन्यवाद।